तो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले लिखनी है तो वो आर ऑब्जेक्ट है 2.5। उसके बाद जो है आएगा हमारे पास 4 क्यू ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट पे आएगा पी ऑब्जेक्ट जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा लार्ज है। तो ये वाला ऑर्डर जो है वो क्योंकि डी पार्ट में है तो इस वजह से डी पार्ट ही करेक्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 2016 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 2। अगर आप फिजिक्स की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को कंसेप्चुअली सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 11। 3 objects P, Q and R have different masses and different speeds as shown in the table. What is the order of increasing kinetic energy smallest first to the object? First smallest kinetic energy लिखते हैं हमें, फिर उससे लार्ज, फिर सबसे लार्ज। तो इनकी kinetic energy हम फाइंड कर लेते हैं। kinetic energy का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो वैल्यूज को पुट करके हम फाइंड कर लेते हैं। m यहाँ पर 1 है, v यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम तो आ जाएगा 4.5। तो फर्स्ट पी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 4.5। नेक्स्ट क्यू ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। स्पीड v का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो सेकंड क्यू ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास 4। लास्ट आर ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5। तो आर ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो है 2.5। तो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले लिखनी है तो वो आर ऑब्जेक्ट है 2.5। उसके बाद जो है आएगा हमारे पास 4 क्यू ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट पे आएगा पी ऑब्जेक्ट जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा लार्ज है। तो ये वाला ऑर्डर जो है वो क्योंकि डी पार्ट में है तो इस वजह से डी पार्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास 12 एमसीक्यूज है। विच पावर स्टेशन ऑल रिलाई ऑन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमने देखते हैं कौन कौन से। हाइड्रोइलेक्ट्रिक, यस ये रिन्यूएबल होता है। वाटर, इसमें ऑयल फायर्ड, नो ऑयल जो है जब फायर हो जाता है उसके बाद इसको रिन्यू नहीं कर सकते, तो ये ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक, यस रिन्यूएबल है। सोलर में भी, सोलर एनर्जी को भी हम दोबारा यूज कर सकते हैं। विंड पावर स्टेशन, यस विंड पावर स्टेशन में विंड भी हम दोबारा यूज कर सकते हैं, तो ये जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, तो बी पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQ 13 देखते हैं। विच फोर्स डज नो वर्क। कौन सी फोर्स वर्क नहीं कर रही, तो ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन है द फोर्स फ्रॉम अ कार्स इंजन दैट कॉजेस द कार टू एक्सेलरेट। कार इंजन फोर्स लगाता है कार पर और कार एक्सेलरेट कर रही है, इट्स मीन वर्क डन हो रहा है। द फोर्स दैट कॉज अ बॉक्स टू स्लाइड ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉक्स पर और बॉक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट्स मीन ये भी वर्क डन ही है। सी ऑप्शन है द फोर्स दैट कॉजेस अस टू ट्राई टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, नो ये वर्क डन नहीं है। इसकी वजह क्या है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है, तो यहाँ पर फोर्स जो है टुवर्ड्स सेंटर अप्लाई हो रही है, डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल कवर हो रहा है, तो दोनों के दरमियान 90 एंगल है, तो 90 एंगल पर वर्क डन 0 होता है, इट्स मीन सी पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 14 देखते हैं। A workman rolls a barrel of weight 2000 Newton up a plank of length 2 meter and onto a lorry. The back of the lorry is 0.8 meter above the horizontal surface of the rod. What is the work done on the barrel against gravity? Against gravity हमने वर्क देना, इट्स मीन हमने वर्टिकली जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड करना है, और अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और ये वर्क डन हम फाइंड करते हैं mgh से। और यहाँ पर mg जो है वो हमारे पास वेट है, मैं इसे लिखता हूँ wh। तो वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। w हमारे पास देखिए कितना है 2000 न्यूटन, और जिस हाइट तक हम लेके जा रहे हैं वो 0.8 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1600 जूल। तो वर्क डन हमने किया है 1600 जूल, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 15 देखते हैं। An electric motor is used to operate a lift elevator. The motor does 140,000 joule of work in 70 seconds.
व्हाट इज द आउटपुट पावर ऑफ द मोटर। पावर हमने फाइंड करनी है, तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि W/T। यहाँ पर हमें W वर्क डन बता दिया गया है 140,000 जूल वर्क डन हो रहा है और टाइम इसमें रिक्वायर्ड है 70 सेकेंड्स में। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2000, यानी कि 2000 वाट जो है वो पावर है मोटर की। ऑप्शन को देखते हैं 0.5 मिलीवाट, नो। बी ऑप्शन है 2 वाट, नो, 2000 वाट है। सी ऑप्शन है 2 किलोवाट, यस 2 किलोवाट, इसको उसने किलोवाट में लिख लिया है। अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 वाट, तो ये जो 1000 है इसे किलो लिख सकते हैं, तो 2 किलोवाट है वो कुछ इस तरह आ जाएगा। तो इट्स मीन सी पार्ट करेक्ट है। MCQ 16 देखते हैं, which expression gives the efficiency of AC जनरेटर। AC जनरेटर की एफिशिएंसी जो है हमें कौन सा फॉर्मूला बता रहा है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी आउटपुट, यस AC जनरेटर हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर आउटपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट, यस जितनी हम एनर्जी उससे इनपुट में दे रहे हैं तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट ही हमारे पास एफिशिएंसी होती है, तो ए पार्ट ही करेक्ट है। बी ऑप्शन देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी आउटपुट, यस थर्मल एनर्जी आउटपुट। तो देखिए आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट जो है एफिशिएंसी नहीं होती, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट एफिशिएंसी होती है, तो बी पार्ट करेक्ट नहीं है। सी है टोटल एनर्जी आउटपुट, ओके टोटल एनर्जी आउटपुट भी हम कह सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट। नहीं, हम एसी जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट के तौर पर नहीं देते, हमें तो आउटपुट में इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, तो सी पार्ट भी करेक्ट नहीं है। डी पार्ट है थर्मल एनर्जी आउटपुट। देखें एसी जनरेटर में आउटपुट एनर्जी थर्मल एनर्जी नहीं होती, तो डी पार्ट भी करेक्ट नहीं है। MCQ 17 देखते हैं, द प्रेशर ऑफ गैस सप्लाई इन अ लेबोरेटरी इज मेजर्ड यूजिंग अ मैनोमीटर, व्हिच डिस्टेंस गिव्स द प्रेशर ऑफ द गैस अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिक्विड था इनिशियली, तो उस पर गैस ने प्रेशर अप्लाई किया है और अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ये लेंथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया है, तो जितनी लेंथ उसने मूव की है वही गैस का प्रेशर होता है। इट्स मीन डी जो है यहाँ पर गैस प्रेशर हमें बताएगा। MCQ 18 देखते हैं, a gas expands slowly and its temperature remain constant. What happens to the gas molecules? गैस मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, एक गैस एक्सपैंड हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इट्स मीन उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और उनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं, दे मूव फर्दर अपार्ट, यस देयर एवरेज स्पीड डिक्रीज, एवरेज स्पीड डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। They move further apart and their average speed increase. Again, average speed जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, average speed constant ही रहेगी क्योंकि उसका temperature constant है, temperature increase नहीं हो रहा है, speed जो है वो temperature के साथ increase होती है। C option है, they move further apart, yes, and their average speed remain unchanged, yes, तो C part ही correct है। MCQ 19 देखते हैं, a piece of paper turned out of an exercise book is shown, okay, and some of the particles at the surface again so much kinetic energy that they break free and take the energy away with them. Which process is being described? Particle की kinetic energy ज्यादा होने की वजह से वो surface को break करके बाहर निकल रहे हैं और अपने साथ एनर्जी भी लेके जा रहे हैं, यानी कि लिक्विड है फॉर एग्जांपल, इसमें से एक पार्टिकल जो है वो एनर्जी जो है लेके इससे बाहर जा रहा है क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, हम उससे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे। इट्स मीन इवेपोरेशन हो रही है जिसमें पार्टिकल जो है लिक्विड से बाहर जाते हैं, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 20 देखते हैं, सैंपल ऑफ लिक्विड एट 100 सेल्सियस इज अलाउड टू कूल टू अराउंड टेम्परेचर ऑफ 20 सेल्सियस। ओके, लिक्विड को कूल किया जा रहा है। The diagram shows how the temperature changes with the time during the cooling process. At which time does the sample become completely solid? Sample completely solid कहाँ बनेगा, तो देखें यहाँ पर लिक्विड है 100 सेल्सियस पर और उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है, तो लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है ए पार्ट से सी पार्ट तक। इट्स मीन यहाँ पर वो लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, यहाँ पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, होता सी पॉइंट पर वो कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद दोबारा से उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया। इट्स मीन सी पॉइंट तक जो है सॉलिडिफिकेशन हुई है, वो लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आप उनके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।